हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रैंक के एक्सपेक्टेड पेपर का सेट करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 8। इसके पहले हमने 7 सेट आपको करवा दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए और इसकी पीडीएफ फाइल के सॉरी दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं एक्सपेक्टेड पेपर 8 के सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में चलित भाग की गति का पथ दर्शाने के लिए किस रेखा का उपयोग होता है? बताइए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में चलित भाग की गति मतलब चलते हुए भाग की गति का पथ दर्शाने के लिए किस रेखा का उपयोग किया जाता है? सतत मोटी रेखा का, श्रृंखला द्विडेश पतली रेखा मतलब फेंटम लाइन का, या फिर खंडित पतली रेखा का, सतत पतली रेखा का? तो दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में चलित भाग की गति का पथ दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं श्रृंखला द्विडेश पतली रेखा मतलब फेंटम लाइन का। किसका? फेंटम लाइन का। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से द्वितीयक संग्रहण सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? रैम है, सीपीयू कैसे है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, एचडीडी, या फिर रजिस्टर? तो दोस्तों, द्वितीयक संग्रहण डिवाइस जो है वो है हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब एचडीडी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोण मापने और स्थानांतरित करने के लिए किस ड्राइंग उपकरण का उपयोग होता है? बताइए, कोण को मापने और स्थानांतरित करने के लिए किस ड्राइंग उपकरण का उपयोग हम करते हैं? प्रकार का करते हैं, डिवाइडर का करते हैं, चांदा का करते हैं, या फिर स्क्वायर का करते हैं, टी स्क्वायर का? तो दोस्तों, कोण को मापने और स्थानांतरित करने के लिए हम जो है चांदा प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। किसका? चांदा प्रोटेक्टर का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एसआई आधार मात्रक है? बताइए, इनमें से कौन सा जो है एसआई आधार मात्रक है? न्यूटन है, जूल है, केल्विन है, पास्कल है? तो दोस्तों, एसआई आधार मात्रक जो है वो है हमारा केल्विन, जो कि तापमान का मात्रक है। न्यूटन किसका है? बल का है। जूल किसका है? कार्य या ऊर्जा का है। पास्कल किसका है? तो दाब का है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट में टाइटल ब्लॉक कहाँ रखा जाता है? बताइए, ड्राइंग शीट में टाइटल ब्लॉक को कहाँ रखते हैं? तो दोस्तों, ऊपरी बाएं कोने में रखते हैं, ऊपरी दाएं कोने में रखते हैं, नीचे दाएं कोने में रखते हैं, या फिर सीट के केंद्र में? तो दोस्तों, ड्राइंग शीट में टाइटल ब्लॉक जो है ना, ये नीचे दाएं कोने में रखा जाता है। कहाँ पे? नीचे दाएं कोने में। मतलब ये जो होता है यहाँ पे रखा जाता है, नीचे दाएं कोने में, ये ड्राइंग शीट के। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग नैनो क्या दर्शाता है? बताइए, उपसर्ग नैनो क्या दर्शाता है? 10⁻³ 10⁻6 10⁻9 या 10⁻12? बताइए, नैनो क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, नैनो जो है ये दर्शाता है 10⁻9 को। किसको? 10⁻9 को। बताइए, 10⁻3 किसको दर्शाता है? 10⁻3 जो है ये मिली को दर्शाता है। किसको? मिली को। 10⁻6 किसको दर्शाता है? तो 10⁻6 माइक्रो को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? माइक्रो को दर्शाता है। क्लियर? 10⁻12 किसको दर्शाता है? तो 10⁻12 जो है ये दर्शाता है पिको को। किसको? पिको को। क्लियर? यहाँ तक के हमने इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था जब हम इसकी एक थ्योरी क्लास लेके आए थे मात्रक एवं मापन की। वहां पे आपको हमने इसका ट्रिक बताया था याद करने का। यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आपको ट्रिक जरूर याद होगी। क्या थी वो ट्रिक? क्या थी बताइए? देसी छोरी मिली मित्रों, नैनो से पिया फेंटा, आओ तो जराया। देसी छोरी मिली मित्रों, नैनो से पिया फेंटा मतलब देसी छोरी मिली मित्रों, नैनो से पिया फेंटा। और उसके बाद क्या था? आओ तो जरा यार। यही तो था। डी का मतलब क्या था? देसी। सी का मतलब सेंटी। देसी मतलब देसी, छोरी मतलब सेंटी, मिली मतलब मिली, मित्रो माइक्रो, नैनो
तो नैनो हो गया। पिया पिको, एफ फेंटा मतलब फेमटा फेमटा, ठीक है, क्लियर, फेमटो। एफ का मतलब फेमटो, ए का मतलब आओ तो मतलब आटो, और जेड का मतलब जेप्टो, और वाई का मतलब योक्टो। ये -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, फिर इसका दुगना होते जाता है -6, माइनस फिर क्या बोलते हैं -6 के बाद -9, फिर -9 के बाद -12, फिर तीन तीन का जुड़ जाएगा -12, -15, -18, -21, -24। इस प्रकार से बताया था ना हमने आपको। वो वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसकी ट्रिक हमने बहुत अच्छे से आपको समझाई, ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वेग का विमी सूत्र क्या होता है बताइए, वेग या वेलोसिटी का विमी सूत्र क्या होता है बताइए। तो दोस्तों वेग जो होता है वो क्या होता है, विस्थापन बटे समय के होता है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक क्या हो, विस्थापन को हम किससे डिनोट करते हैं, मीटर से। दूरी तो होता है मीटर से, और समय का मतलब किस करते हैं हम लोग, सेकंड से। और जब भी मीटर आ जाए मतलब लंबाई से संबंधित है। लंबाई के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एल का प्रयोग करते हैं विमी सूत्र निकालते समय। और समय सेकंड के लिए इसका उपयोग करते हैं, टी का उपयोग करते हैं। तो जब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी ऊपर चलेगा तो -1 में आ जाएगा। तो ये जो होगा वेग का क्या होगा, विमी सूत्र होगा एल टी -1। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक के, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में कितने मुख्य दृश्य संभव है बताइए। ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में कितने मुख्य दृश्य संभव होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, फिर 8 होते हैं। दोस्तों ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में मुख्य दृश्य जो संभव होते हैं वो होते हैं हमारे 6। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का 1 किलोवाट घंटा किसके समान में है बताइए। विद्युत ऊर्जा का 1 किलोवाट घंटा किसके समान होता है। तो हम जानते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये तो सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ तो 3.6 10⁶ जूल तो दिया नहीं है। तो अब इसमें कौन सा सही होगा सर, अरे ठीक है 10⁶ जूल है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और मैं पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दूं, ये पॉइंट हटा के, तो ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 1, 10 से यहां से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 10⁵ ही तो बचेगा। तो क्या 1 किलोवाट घंटा 36 इंटू 10⁵ जूल के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है बताइए। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, थर्मामीटर का करते हैं, अमीटर का करते हैं, बैरोमीटर का करते हैं, हाइड्रोमीटर का करते हैं। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम करते हैं किसका, बैरोमीटर का। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए, थर्मामीटर का तापमान मापने के लिए, और हाइड्रोमीटर का बताइए आप क्या करते हैं। हाइड्रोमीटर किस लिए उपयोग करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई वस्तु पृथ्वी पर 9.8 न्यूटन भार रखती है, उसका द्रव्यमान लगभग क्या होगा। तो दोस्तों हमको पृथ्वी पर भार दिया है कितना, 9.8 न्यूटन, और हमसे क्या पूछा है, द्रव्यमान पूछा है। तो हम जानते हैं भार बराबर क्या होता है, भार बराबर होता है दोस्तों m इंटू जी के। किसके, m इंटू जी के। m का मान हमको निकालना है, g का मान हमको पता है कितना होता है, 9.8 होता है यदि नहीं दिया गया तो, और भार कितना है 9.8 ही तो है। तो ये 9.8 से 9.8 कट जाएगा तो m का मान कितना निकल के आएगा हमारा, 1 किलोग्राम निकल के आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा 1 किलोग्राम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक के, ठीक है आगे बढ़ते हैं। घनत्व का एसआई मात्रक है बताइए, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या फिर न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। तो दोस्तों घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। क्लियर यहाँ तक के, चलिए आगे बढ़ते हैं। खोखली लोहे की गेंद पानी पर तैरती है जबकि ठोस लोहे की गेंद डूब जाती है, यह इसलिए है क्योंकि। दोस्तों एक खोखली लोहे की गेंद जो है ये पानी पर तैरती है जबकि ठोस लोहे की गेंद डूब जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक चीज होता है कि लोहे की गेंद का जो घनत्व है पानी के घनत्व से क्या है, अधिक है, तभी तो डूब जा रही है। और खोखली लोहे की गेंद पानी पर तैर रही है मतलब खोखले लोहे की गेंद का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, तभी वो तैर रही है। लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ क्या बोला है, खोखली गेंद का भार कम है, खोखली गेंद अपने भार की तुलना में अधिक पानी विस्थापित करती है, ठोस गेंद पानी से भारी होती है, लोहा अचुंबकीय है।
भारी भार, यहाँ पे भार भार की बात नहीं है। अगर बोलता है ठोस गेंद पानी से भारी है तो ये इसमें हम ये नहीं बोलते हाँ भारी जरूर है, लेकिन घनत्व का इफेक्ट पड़ेगा ना यहाँ पे। भारी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि भारी है तो वो डूब जाएगी? घनत्व डिसाइड करता है कि वो तैरेगी या डूबेगी। तो आपको लग रहा होगा सी होगा, लेकिन सी आंसर इसका नहीं होगा। खोखली गेंद का भार कम होता है? नहीं, ये भी गलत है। खोखली गेंद अपने भार की तुलना में अधिक पानी विस्थापित करती है, इसलिए जो है खोखली लोहे की गेंद पानी पर तैरती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर यहां तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व 1 से कम है तो वह क्या होगा? अब बताइए, आपेक्षिक घनत्व 1 से कम है तो पानी में डूब जाएगा क्या? नहीं। अगर आप घनत्व कम है तो पानी में तैरेगा। पानी में तैरेगा क्या? बिल्कुल तैरेगा। पानी में घुलेगा क्या? नहीं। निलंबित रहेगा क्या? नहीं। तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पानी पर तैरेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एम द्रव्यमान की वस्तु की एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। बताइए, एम द्रव्यमान की वस्तु है, एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? एम जी एच के। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर होता है। बताइए, 1000 वाट के होता है, 746 वाट के होता है, 500 वाट के होता है या फिर 1 किलो वाट के? तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। इसके 746 वाट के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब आप दीवार को धकेलते हैं और वह हिलती नहीं तो आपके द्वारा किया गया कार्य होगा। ये दीवार है दोस्तों, आप यहाँ पे खड़े हैं और इसको क्या कर रहे हैं? यहाँ पे खड़े हैं, इसको धक्का दे रहे हैं आप। अब ये दीवार यहाँ से टस से मस नहीं हो रही, वो एक ही जगह स्थिर है। तो किया गया कार्य, कार्य क्या होता है? बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। क्या दीवार का कहीं विस्थापन हुआ क्या? क्या दीवार कहीं आगे बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी ना। तो आपने तो कुछ ही कार्य नहीं किया कि विस्थापन ही नहीं हुआ। जब विस्थापन नहीं हुआ तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा किसका उदाहरण है? बताइए, परमाणु ऊर्जा किसका उदाहरण है? गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, परमाणु केंद्रक में संचित नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, या फिर केवल ऊष्मीय ऊर्जा का उदाहरण है? दोस्तों, परमाणु ऊर्जा जो है ना, ये परमाणु केंद्रक में संचित नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 किलोग्राम की वस्तु को 5 सेकंड में 3 मीटर ऊंचाई पर उठाया जाता है। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। वह शक्ति हमको बताना है, मतलब शक्ति की खपत हमको बताना है कितनी है। अच्छा, एक बात बताइए, शक्ति P बराबर क्या होता है? शक्ति P बराबर होता है कार्य बटे समय के। ये सभी को पता है कि नहीं पता है? पता है। और कार्य को मैं mgh भी तो लिख सकता हूँ, mgh/t। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? m का मान कितना है हमारे पास में? 5 है। g का मान कितना है? 10 है। ऊंचाई कितनी है? 3 है। और समय कितना दिया गया है? 5 सेकंड दिया गया है। तो 5 से 5 कट जाएगा, 10 या 30। तो शक्ति कितनी निकल के आएगी हमारी? 30 वाट निकल के आएगी कि नहीं आएगी? बताइए। तो 30 वाट ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? बताइए, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? त्वरण दर्शाता है, चाल दर्शाता है, विस्थापन दर्शाता है, या फिर बल दर्शाता है? तो दोस्तों, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो है ना, ये विस्थापन को दर्शाता है। किसको? विस्थापन को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई वस्तु का वेग शून्य कब होता है? दोस्तों, एक वस्तु है, ये मान लीजिए एक वस्तु है, इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया तो ये गतिज ऊर्जा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे वेग हो गया उसका शून्य। अब अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच गई तो वेग तो हो गया शून्य। यहाँ पूछे तो वेग तो है इसमें, यहाँ पे भी वेग है, लेकिन जैसे इसने अधिकतम ऊंचाई, अपनी ऊंचाई प्राप्त कर ली, जहां तक इसको जाना था वहां पहुंची, तो वेग का मान क्या हो गया? शून्य हो गया। मतलब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर ऊपर फेंकी गई वस्तु का वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाहन का स्पीडोमीटर मापता है। बताइए, वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? औसत चाल मापता है, तात्कालिक चाल मापता है, विस्थापन मापता है, या फिर त्वरण को मापता है? दोस्तों, वाहन का स्पीडोमीटर जो है ना, ये तात्कालिक चाल को मापता है। किसको? तात्कालिक चाल को। तो 22 का 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक के? चलिए, यदि एक ट्रेन पहले घंटे में 60 किलोमीटर
और अगले घंटे में 80 किलोमीटर चलती है तो औसत चाल क्या होगी? बताइए। एक ट्रेन है दोस्तों जो पहले घंटे में कितनी चल रही है? 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अगले घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। हमसे क्या पूछा है? औसत चाल पूछा है। तो औसत चाल होती क्या है? औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। मतलब कुल दूरी उसने जो तय की और कितना उसने समय लिया। तो आप बताइए कुल दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर प्लस 80 किलोमीटर। मतलब कुल दूरी तो है हमारी 80 प्लस 60 140 किलोमीटर। और कुल समय कितना है? समय पहले 1 घंटा, फिर अगला 1 घंटा, मतलब समय कितना है? 2 घंटा। मतलब 140 किलोमीटर की दूरी उसने कितने घंटे में तय की? 2 घंटे में। तो औसत चाल क्या होगी उसकी? ये होगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों यहां तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? बताइए ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? लकड़ी है, कांच है, चांदी है या फिर रबर है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है दोस्तों वो होता है चांदी। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पानी की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा लगभग कितनी होती है? बताइए पानी की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी होती है? 336 किलो जूल प्रति किलोग्राम, 2260 किलो जूल प्रति किलोग्राम, 4200 किलो जूल प्रति किलोग्राम या फिर 100 किलो जूल प्रति किलोग्राम? तो दोस्तों पानी की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो होती है ये लगभग होती है 2260 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किस प्रक्रिया में कोई ठोस द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस बन जाता है? मतलब कोई ठोस है दोस्तों, वो द्रव में परिवर्तित ही नहीं हुआ, डायरेक्ट किस में परिवर्तित हो गया? गैस में हो गया। बताइए ठोस से किस में बदल गया? गैस में। तो इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसे हम? ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 किलोग्राम पानी का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। विशिष्ट ऊष्मा कितनी दी गई है? 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। दोस्तों आवश्यक ऊष्मा पूछा है और ऊष्मा बराबर क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा क्यू बराबर होता है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। m क्या है? यहाँ पे द्रव्यमान है। s क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है। डेल्टा टी क्या है? तापमान में परिवर्तन है। तो बताइए यहाँ पे हम मान रख देते, कोई दिक्कत है क्या? m का मान कितना है? 2 किलोग्राम। विशिष्ट ऊष्मा कितनी है? 4200। तापमान में परिवर्तन कितना है? 5 डिग्री। तो कर लीजिए इसको, 2 पंचे 10, 10 इंटू 4200 तो कितना हो जाएगा? 42,000। तो जो विशिष्ट आवश्यक ऊष्मा होगी उसकी मात्रा कितनी होगी? 42,000 जूल होगी कि नहीं होगी? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु की ऊष्मा हानि की दर किसके अनुक्रमानुपाती होती है? वस्तु के परम तापमान के, वस्तु और परिवेश के तापांतर के, केवल पृष्ठ क्षेत्रफल के या वस्तु के द्रव्यमान के? हमसे पूछा है ऊष्मा हानि की दर। ऊष्मा हानि क्या होती है? dq अपॉन dt। यही पूछा है कि ये किसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये जो अनुक्रमानुपाती होती है दोस्तों ये होती है टी माइनस टी एस। अब दोनों चीज डालते हैं, टी क्या है और टी एस क्या है। यहाँ जो टी है ना दोस्तों ये वस्तु का तापमान है और ये टी एस जो है ये परिवेश का तापमान है। क्या का तापमान है? परिवेश का। तो जो न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु की ऊष्मा हानि की दर जो है ये तापमान पर, वस्तु के और परिवेश के तापमान दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, क्लियर? तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक है। बताइए विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, कूलाम होता है, फैराड होता है। तो दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा ये हमसे पूछा है। 60 वाट का बल्ब, 40 वाट का बल्ब, दोनों समान या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें आप डायरेक्टली याद रखिए श्रेणी क्रम में यदि दो बल्ब जोड़े गए हैं 40 वाट 60 वाट के, तो जिसकी शक्ति कम होगी वो अधिक चमकेगा, जिसकी शक्ति ज्यादा होगी वो कम कम चमकेगा। तो यहाँ शक्ति किसकी कम है? 40 वाट बल्ब की, तो ये अधिक चमकेगा। 60 वाट का बल्ब कम चमकेगा, तो 40 वाट का बल्ब जो है ये अधिक चमकेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? अमीटर, वोल्टमीटर, विभव मापी या फिर गैल्वेनोमीटर? तो दोस्तों किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापने के लिए हम उपयोग करते हैं विभव मापी पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसी धारा अपनी दिशा बदलती है। बताइए एसी धारा जो है अपनी दिशा बदलती है प्रति चक्र एक बार, प्रति चक्र दो बार, कभी नहीं या फिर धीरे धीरे? दोस्तों एसी धारा जो है ये अपनी दिशा प्रति चक्र दो बार बदलती है। कितने बार बदलती है? प्रति चक्र दो बार। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय घरेलू वायरिंग में न्यूट्रल तार का रंग होता है लाल होता है, हरा होता है, नीला होता है या फिर काला होता है? तो भारतीय घरेलू वायरिंग में न्यूट्रल तार का रंग जो होता है वो क्या होता है? नीला होता है। कितना होता है? क्या होता है? नीला होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्रू जैक का उपयोग किस लिए होता है? बताइए स्क्रू जैक का उपयोग हम किस लिए करते हैं? सामग्री काटने के लिए, स्क्रू धागे से भारी भार उठाने के लिए, कीले खींचने के लिए या फिर छेद करने के लिए? दोस्तों स्क्रू जैक का उपयोग जो है ना ये स्क्रू धागे से भारी भार उठाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? स्क्रू जैक का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आदर्श घर्षण रहित सरल मशीन की दक्षता होती है। बताइए आदर्श सरल मशीन की दक्षता क्या होती है जो घर्षण रहित होती है? तो ये होती है 100%। कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोतल खोलने का यंत्र, बोतल ओपनर किस वर्ग के लीवर का उदाहरण है? मतलब ये जो ये होता है ना दोस्तों, इस प्रकार से देखा होगा आपने, ये इस प्रकार से बोतल खोलने का ओपनर होता है ऐसा। तो ये किस वर्ग की लीवर का उदाहरण बताइए? तो दोस्तों यहाँ पे हम रखते हैं लोड, मतलब ढक्कन को फंसाते हैं यहाँ पे क्या होता है हमारा? लोड होता है। यहाँ पे होता है हमारा फलक्रम और यहाँ पे हम लगाते हैं क्या? एफर्ट। तो देखिए लोड कहाँ पे? बीच में है। लोड बीच में किस में होता है? द्वितीय वर्ग के लीवर में लोड बीच में होता है। एफ एल ई याद है ना आपको? एफ एल ई याद है कि नहीं याद है? फलक्रम बीच में है प्रथम श्रेणी, लोड बीच में है द्वितीय श्रेणी, एफर्ट बीच में है तृतीय श्रेणी। अब यहाँ लोड बीच में है मतलब ये द्वितीय वर्ग का लीवर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चार घिरनी वाले ब्लॉक और टेकल, ब्लॉक एंड टेकल में वेग अनुपात होता है। बताइए चार घिरनी वाले ब्लॉक और टेकल में वेग अनुपात कितना होता है? 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है या फिर 1 होता है? तो चार घिरनी वाले ब्लॉक और टेकल में वेग अनुपात जो होता है वो कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, सुरक्षा प्रबंधन में हाइनरिख ट्रायंगल के अनुसार प्रत्येक बड़ी दुर्घटना के लिए होते हैं। दोस्तों सुरक्षा प्रबंधन में हाइनरिख ट्रायंगल के अनुसार प्रत्येक बड़ी दुर्घटना के लिए क्या होते हैं? तो प्रत्येक दुर्घटना के लिए होते हैं दोस्तों 29 छोटी दुर्घटनाएं और 300 निकट चूक। ये जो होते हैं प्रत्येक बड़ी दुर्घटना के लिए होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खतरनाक कार्य क्षेत्र से आईवास स्टेशन कितने समय की दूरी पर होना चाहिए? दोस्तों खतरनाक कार्य क्षेत्र है, यहाँ से आईवास स्टेशन कितने समय की दूरी पर होना चाहिए बताइए? 30 सेकंड की, 60 सेकंड की, 10 सेकंड की या फिर 5 मिनट की? तो खतरनाक कार्य क्षेत्र से आईवास स्टेशन की जो दूरी होना चाहिए वो 10 सेकंड, कितने समय की दूरी पर होना चाहिए? 10 सेकंड की दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्वचा पर रासायनिक छलकाव केमिकल स्पिल होने पर सही कदम क्या है? दोस्तों त्वचा पर रासायनिक छलकाव केमिकल स्पिल होने का सही कदम क्या होता है बताइए? तुरंत तेल लगाना चाहिए, सूखे कपड़े से रगड़ना चाहिए, तुरंत बड़ी मात्रा में पानी से धोना चाहिए या फिर चिकित्सा सहायता की प्रतीक्षा करना चाहिए? दोस्तों यदि त्वचा पर रासायनिक छलकाव हो जाता है तो तुरंत बड़ी मात्रा में क्या करना चाहिए? पानी से हमको इसको धोना चाहिए। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एग्रोनॉमिक्स से क्या अभिप्राय है? बताइए एग्रोनॉमिक्स क्या होता है? एग्रोनॉमिक्स क्या होता है बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों एग्रोनॉमिक्स होता है चोट और थकान कम करने के लिए कार्य उपकरण को कार्यकर्ता के अनुरूप डिजाइन करना। यही क्या है? एग्रोनॉमिक्स है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अग्नि त्रिभुज के तत्वों का सही क्रम है। बताइए अग्नि त्रिभुज फायर ट्रायंगल के तत्वों का सही क्रम क्या है? बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अग्नि त्रिभुज के तत्वों का सही क्रम होता है दोस्तों ईंधन, ऑक्सीजन और फिर उष्मा। ईंधन, ऑक्सीजन, उष्मा जो है बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। BIS मानक के अनुसार भारत में सुरक्षित पेयजल का पीएच मान होना चाहिए। बताइए BIS मानक के अनुसार भारत में सुरक्षित पेयजल का पीएच मान कितना होना चाहिए? ए वाला होना चाहिए, बी वाला, सी वाला या फिर डी वाला? तो दोस्तों BIS मानक के अनुसार भारत में सुरक्षित पेयजल का पीएच मान जो होता है ये 6.5 से 8.5 के बीच होता है। तो बी वाला इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक के? चलिए
निम्न में से ठोस कचरा प्रबंधन की विधि कौन सी नहीं है? बताइए। कंपोस्टिंग, भस्मीकरण, स्वच्छ भूमि भराव या फिर नदियों में पंप करना। दोस्तों, ठोस कचरा प्रबंधन की विधि जो नहीं है वो है नदियों में पंप करना। कंपोस्टिंग हो गया, भस्मीकरण हो गया, स्वच्छ भूमि भराव हो गया, ये ठोस कचरा प्रबंधन की विधियां हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। CFC का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए, CFC का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सभी को पता होगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रति इकाई उत्पन्न बिजली के लिए सबसे कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला ऊर्जा स्रोत कौन सा है? दोस्तों, प्रति इकाई उत्पन्न बिजली के लिए सबसे कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला ऊर्जा स्रोत जो है वो होता है हमारा परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? बताइए, कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? वायरस क्या है? बताइए, इन चारों में से कौन सा सही होगा? दोस्तों, वायरस जो है एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो स्वयं को दोहराता है और डेटा को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो बी वाला इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विंडोज में चयनित टेक्स्ट की प्रतिलिपि कॉपी बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। बताइए, विंडोज में चयनित टेक्स्ट की प्रतिलिपि हमको बताना है, मतलब कॉपी करना है उसको, तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो ये होती है Ctrl+C, कॉपी करने के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाईफाई तकनीक का उपयोग किसके लिए होता है? बताइए, वाईफाई तकनीक का उपयोग किसके लिए करते हैं? इनमें से कौन सा सही होगा? तो वाईफाई तकनीक का उपयोग जो है दोस्तों, वायरलेस स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए हम करते हैं। किसके लिए करते हैं? वायरलेस स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। काट तल रेखा, कटिंग प्लेन लाइन को किस प्रकार दर्शाया जाता है? बताइए, कटिंग प्लेन लाइन को किस प्रकार दर्शाया जाता है? सतत पतली रेखा के रूप में दर्शाते हैं, छोटे डैश के रूप में, या फिर सिरों पर मोटी और तीर के साथ श्रृंखला रेखा, या फिर बिंदु रेखा के रूप में। तो दोस्तों, कटिंग प्लेन के लिए हम जिस रेखा का उपयोग करते हैं वो होती है सिरों पर मोटी और तीर के साथ श्रृंखला रेखा। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक के? कोई दिक्कत? तो दोस्तों, ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।